चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की बातों से लगता है कि उनसे कुछ मिस हैंडल हो गया है। अब इन्हें खौफ है कि खवातीन रिहा होंगी तो अपने साथ होने वाली बदसलूकी का बताएंगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने 3-4 हफ्तों में जितने बंदे तोड़ने थे तोड़ ले, इसके बाद इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। पीटीआई नहीं बल्कि जमहूरियत को खत्म किया जा रहा है। अदलिया को इस वक्त स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसे लगता है कि ताकतवर के सामने अदलिया अपनी आज़ादी खो रही है। पूरा मुल्क इस वक्त अदलिया की जानिब देख रहा है। इमरान खान ने अदलिया से 9 मई के वाक़यात की तहकीकात कराने का मुतालबा किया। कहा कि अदलिया को चाहिए सोमोटो लेकर जेलों में बंद सियासी खवातीन कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दे। अहम खबर से आपको आगाह करें कि खवातीन से नारवा सलूक के इल्ज़ामात हैं तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के हमरा आज कोट लखपत जेल का दौरा होगा और डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जेल में कैद खवातीन से मुलाकात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जेल में कैद खवातीन से मुलाकात की रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को पेश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद। अनोश, आप बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि ख़वातीन के साथ बसलूकी की जा रही है। आज आप दौरा करेंगी, क्या तफसीलात हैं और कितनी सदाकत है इन निज़ामात के अंदर? देखिए, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं। शिकायत तो कोई जो खुद एविडेंस हो वो पे प्रेजेंट करता है तो फिर होती है। दीज आर जस्ट र्यूमर्स एंड वी हैव बीन हियरिंग अबाउट इट एंड आई हैव बीन टेलिंग पीपल के ये सिर्फ ऐसे फॉल्स र्यूमर्स एंड एलिगेशन स्प्रेड की जा रही हैं। बिकॉज देखिए, जो जेल के अंदर है इट्स अ वेरी फुल प्रूफ सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी। जब भी कोई फीमेल अरेस्ट होती है उसके लिए जो है सबसे पहले तो आप ये देखिए, अरेस्ट करने वाली टीम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ फीमेल्स। उसमें फीमेल कांस्टेबल्स होती हैं, उसमें अपर सबऑर्डिनेट भी फीमेल्स होती हैं। And then when they are transferred to the women police station, वहाँ पर भी DSP downward, सब inspector, SHO, in charge investigation and all the constables are females. So वहाँ पे मेल हैंडलिंग का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। Then we come to the jail part. So जेल के अंदर it's a whole confined area for females. और जितनी भी खवातीन रखी जाती हैं वो उस confined area में होती हैं और वहाँ का सारा स्टाफ भी फीमेल होता है। उनको खाना देने के लिए, वहाँ सफाई के लिए इट्स ऑल फीमेल स्टाफ आउट देयर। सो बदसलूकी का भी मुझे जो ये इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि इस तरह से कोई भी मामलात ऐसे नहीं हैं। अनुष मसूद साहिबा, ये भी बताइएगा कि अब तक कितनी खवातीन हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और कितनी खवातीन ऐसी हैं जो मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं? देखिए, आई कैन टेल यू ओनली अबाउट लाहौर। उसमें लाहौर में हमारे पास 10 हैं और उसमें जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है उसको ऑब्वियसली उनके आइडेंटिफिकेशन परेड होनी है और उनको फिर जुडिशियल लॉ का में बंद किया गया है और उसके बाद फिर वो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जब ट्रायल शुरू होता है तो तब ये उसी तरह चीज़ें मूव ऑन करेंगी। बिकॉज दैट वुड बी टू टेक्निकल टू टेल यू अबाउट द लॉ सिस्टम। सो उसके मुताबिक ये है और जितनी भी खवातीन हैं उनकी ट्रीटमेंट। और अभी आप ये देखिए, हमारे पास जो पहले फीमेल हैं उनमें कोई मेडिकल इशू हुआ है, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनको पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई है। शी हैज बीन केप्ट इन द हॉस्पिटल एंड द हॉस्पिटल डिस्चार्ज हर एंड देन वी जस्ट ट्रांसफर्ड हर। जी बिल्कुल अनुष साहिबा, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। ये बताएगा, जिस तरह से आपने बताया कि जो गिरफ्तारी होती है उसमें फीमेल स्टाफ इन्वॉल्व होता है और पूरी टीम जो है उन्हें गिरफ्तार करती है और जिस तरह से उन्हें रखा जाता है, तफ्तीश का तरीक़ाकार भी बताएगा कि खवातीन की तफ्तीश किस तरह से होती है? खवातीन की तफ्तीश भी जो है वो फीमेल ऑफिसर्स भी करती हैं। इसीलिए जो खवातीन तफ्तीशी रखी गई है पुलिस स्टेशन के अंदर भी, और इवन जो उनकी जो जेल्स के अंदर भी अगर कोई इंटेरोगेशन वगैरह करनी पड़ती है तो वो फीमेल स्टाफ ही जाता है। तो इट्स वेरी क्लियर एंड SOP के अंदर बिल्कुल ऐसे कोई वो चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि फीमेल के साथ जो इंटेरोगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके अंदर कोई भी लैप आ जाए इस तरह का। So it's a whole system and we are following that and it's not like कि जिसका जो दिल करे वो करेगा और ऐसी र्यूमर्स उड़ा दी जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। We have a बिल्कुल हमारा एक फुल प्रूफ सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी है, फुल प्रूफ सिस्टम ऑफ डीलिंग विद फीमेल्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को मैन हैंडल किया जाए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद साहिबा। जिस तरह से उन्होंने बताया है कि तमाम तर जो अफवाहें हैं उनको उड़ाया जा रहा है और इस तरह की बातों में कोई भी सदाकत मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। खदीजा शाह के वकील ने अदालत से रुजू किया था। इस्तदा की गई थी कि जेल हुकाम से खदीजा शाह की मेडिकल रिपोर्ट तलब की जाए। खदीजा शाह की फैमिली को जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। खदीजा शाह की तबीयत नासाज होने की खबरें सुनने की वजह से फैमिली बहुत परेशान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, बताएगा इस मामले से मुतालिक। आज बिल्कुल जेर हिरासत पीटी रहनुमा खदीजा शाह की तबीयत नासाज होने का ये मामला है। अदालत ने खदीजा शाह की मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला जो है महफूज कर लिया है। खदीजा शाह के वकील तनवीर कोसा ने अदालत से रुजू किया था और इसमें इस्तदा की गई थी कि जेल हुकाम से खदीजा शाह की मेडिकल रिपोर्ट वो तलब की जाए। खदीजा शाह की फैमिली को जेल में मुलाकात की इजाजत दी जाए, ये इस्तदा की गई है। और ये भी कहा गया है कि मीडिया पर खदीजा शाह की तबीयत नासाज होने की खबरें चल रही हैं। खदीजा शाह की तबीयत नासाज होने की खबरें सुनने के बाद जो है उनकी फैमिली बहुत परेशान है। जब तक खदीजा शाह गिरफ्तार हुई है अभी तक फैमिली से नहीं मिलने दिया गया। इस केस पर जो समाअत है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज एडमिन जज अंबर गुल खान ने केस पर समाअत की है और इनकी दरख्वास्तें हैं मेडिकल करवाने और मुलाकात करने के हवाले से तो उस पर फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। दरख्वास्तों पर फैसला महफूज हो चुका है। सुलेमान अवान, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब बात करते हैं सियासी मैदान में उड़ने वाले विकेटों की। तो तहरीक इंसाफ के मजीद 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नारोवाल से चौधरी सजाद का पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया गया है। हल्का पीपी 49 से टिकट वापस भी कर दिया गया। 9 मई के वाक़यात और शुहदा की यादगार की बेहुरमती की मजम्मत भी की गई है। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन असम्बली चौधरी ज़हीरुद्दीन और चौधरी अली अख्तर भी पीटीआई छोड़ गए हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मजीद 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नारोवाल से चौधरी सजाद का पीटीआई छोड़ने का, हल्का पीपी 49 से टिकट वापस भी कर दिया है। 9 मई के वाक़यात और शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की मजम्मत भी कर दी गई है। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन असम्बली चौधरी ज़हीरुद्दीन और चौधरी अली अख्तर भी पीटीआई छोड़ गए हैं। ताकतवर समझता है वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है, 1970 नहीं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके हक में नहीं। पुरअमन एहतजाज का हक खत्म करके किसी को इस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये ताकत से हल होने वाला मसला नहीं है। जो ये समझते हैं वो देख लें। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के नौजवान की बाजियाबी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार मुलजमों की शनाख्त परेड की रिपोर्ट भी तलब कर ली। डीआईजी ने कहा कि बेकसूर अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, उन्हें खत्म किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट से पीटीआई कारकुनों को बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत का 3 MPO के तहत गिरफ्तार 40 से जायद पीटीआई कारकुनों को रिहा करने का हुक्म सामने आया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, पहले बताएं गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ क्या मवाद मौजूद है। सरकारी वकील ने कहा कि आप हमें सुन तो लें, जिस पे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आप हमारा हुक्म चैलेंज कर दीजिएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे, वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा 40 से जायद गिरफ्तार जो कारकुनान थे जिनके खिलाफ 3 MPO के तहत मुकदमा दर्ज थे, अब उन्हें रिहा करने का हुक्म तो दे दिया गया है। रिहाई किस तरह से इनकी आगे प्रोसीड करेगी? आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट से पीटीआई कारकुनों को बड़ा रिलीफ मिला है। अदालत ने 3 MPO के तहत जो गिरफ्तार कारकुनान थे उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, पहले बताएं गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ क्या मवाद मौजूद है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि आप हमें सुन तो लें, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आप हमारा हुक्म चैलेंज कर दीजिएगा। तफसीलात जानेंगे, वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा तफसीलात। देखिए, सिंध हाई कोर्ट में 3 MPO के तहत पीटीआई कारकुनान की नजरबंदी का मामला सिर समात आया है। सिंध हाई कोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत का 3 MPO के तहत गिरफ्तार 40 से ज्यादा गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। दरख्वास्त एडिशनल एडवोकेट जनरल का अदालत में कहना था कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस को कहना था कि आप काबिल समाअत की बात बाद में करें, मगर पहले ये बताएं कि गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ फिलहाल क्या मवाद है।
जिस पर ये कहना था गिरफ्तार कारकुनों में इरफान अली, जावेद अली, यासीन हाजी मोहम्मद शामिल हैं। आप सरकार वकील का ये कहना था कि आप हमें फिलहाल सुन तो लें, जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आप हमारा हुक्म चैलेंज कर दीजिएगा। अदालत का मुल्जिमान को 10,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। सरकारी वकला गिरफ्तार शुदा पीटीआई कारकुनों के खिलाफ ठोस शवाहिद मवाद पेश करने में जो नाकाम रहे। जी बहुत शुक्रिया वकास खान अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां पंजाब के इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर बातचीत होगी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज इसकी समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा PNN आसिया कौसर से। आसिया कौसर, बताइएगा कि इस केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है, अदालती हलकों में क्या बातचीत है, ऊँट किस करवट बैठेगा? जी बिल्कुल, ताहाल ये कहना तो कबल वक्त है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को जो है वो 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी किया था और उसके बाद 3 दफ़ा जो है वो अहकामात जारी किए गए फंड्स जारी करने के, लेकिन ना तो इलेक्शन हुए और ना ही फंड्स जारी हो सके। और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने जो कि अपनी समाअत के दौरान कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ना ही कोई ऐसा बड़ा फैसला आया है और ना ही अभी तक जो है वो कोई ऐसे संगीन नताइज सामने आए हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन अगर हम समाअत की बात करें तो यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि 3 मई को जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी और अब 2 समातें जो हैं वो इस केस की हो चुकी हैं और अब आज एक दफ़ा फिर से समाअत होने जा रही है। वकील सजील सवाती की जानिब से जो है वो दलाइल आज भी जारी रखे जाएंगे और इससे कबल भी जो है वो वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती जो है वो दलाइल देते रहे और तमाम तर दलाइल जो है वो आईनी और कानूनी नुक्ते के गिर्द जो है वो घूमते रहे। वकील सजील सवाती की जानिब से ये इस्तदा की जा रही है कि नजरसानी का दायरा कार जो है वो वसी किया जाए, जबकि अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की तो जजेस का ये कहना है कि नजरसानी का दायरा जो है उसमें सिर्फ पुराने नुकात पर बात की जा सकती है, नए नुकात जो हैं उस पर नहीं उठाए जा सकते। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि जब नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाती है तो जो गुज़िश्ता फैसला होता है उस फैसले के ऊपर जो है वो नजरसानी की जाती है और उसमें कोई पॉइंट्स जो होते हैं या ठीक है। उमर अता बंदयाल के सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया आसिया कौसर, आप तफसीलन आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ऑडियो लीक्स की तहकीकात का अमल मुकम्मल करने पर मुशावरत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में नया कमीशन बनाने की तजवीज़ की गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस कमीशन में खुफिया इदारों के सीनियर अफसरान और मुतल्लिका वजारतों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ऑडियो लीक्स की तहकीकात का अमल मुकम्मल करने पर मुशावरत हो रही है। ये मुशावरत है क्या और जो नया कमीशन बनने जा रहा है उसमें कौन कौन शामिल होगा, जान लेते हैं। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात है इसको मुकम्मल करने पर मुशावरत शुरू कर दी है। इस सिलसिले में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मामले खसूसी इरफान कादर जो है वो मुख्तलिफ सिफारिशात तैयार कर रहे हैं जो कि वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। पहली तजवीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में नया कमीशन बना दिया जाए। उसके लिए वफाकी हुकूमत किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को आज खुद जो है वो तैनात कर सकेगी साबिक जज को। इसके लिए चीफ जस्टिस से पूछने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस कमीशन में खुफिया अदारों के सीनियर अफसरान और मुतल्लिका वजारतों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे और ज़राए के मुताबिक इस मामले के ऊपर वफाकी काबीना से भी बाज़ाब्ता मंजूरी ली जाएगी और इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट पर गौर के बाद नया कमीशन बनाने की हतमी मंजूरी जो है वो मुतवक्के है। इस सिलसिले में वफाकी वजारत दाखिला और वजारत कानून अपनी अपनी सिफारिशात भी जो है वो पेश करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कनीज़ फातवा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये आपको बराह रास्त ले चले। अगर आप पीटीआई से मुस्तफी हो रही हैं वाक़यात के नतीजे में, तो इसका मतलब यह कि पीटीआई की जो आला क़यादत है वो अमरों में मुलव्वस थी। अगर आप आला क़यादत को मुलव्वस नहीं समझते तो फिर उनका कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करती, उनको पार्टी से निकालती, खुद क्यों नहीं सकती? मेरे ख्याल में जो लोग मुलव्वस थे इनमें जो हमले हुए हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है और मेरे ख्याल में होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो मुल्क की इमलाक के ऊपर इस तरह से हमला है वो किसी भी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी को ज़ेब नहीं देता और ना होना चाहिए। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है,
और उनको कैफे करदार तक पहुंचाया जा रहा है। और जो लोग जो एक फिक्रा मिस कर गए हैं, जिन लोगों ने खान साहब को यहाँ तक पहुंचाया है वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं। तो आप इस वक्त में जब क्लीन अप हो गया हर चीज, तो आपको पार्टी छोड़ने की क्या जरूरत है? बस मैं सियासत से ही ब्रेक लेना चाह रही हूँ, मैं सियासत नहीं करना चाह रही हूँ। अभी इसका भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। बात करते हैं जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की। तो एटीसी ने असद उमर की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। एटीसी के जज राजा जवाद अब्बास असद उमर की दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल सुनाएंगे। जज ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या असद उमर 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि 109 के तहत नहीं, असद उमर मुकदमा में नामजद हैं। वकील ने दलाइल दिए कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे जिनमें असद उमर नजर नहीं आ रहे। वक़ुआ वाले दिन असद उमर जुडिशल कम्प्लेक्स आए ही नहीं। एक दूसरे पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं और ऐसे में राना सनाउल्लाह के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को धमकाने का मुकदमा है। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह पर 28 जून को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। वजीर दाखिला की एक रोज के लिए अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को भी मंजूर कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को धमकाने का यह मुकदमा है। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह पर 28 जून को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है, जबकि वजीर दाखिला की एक रोज के लिए अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। खबर आपको दें कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार सहाफ़ियों के तुंदो तेज़ सवालात पर गुस्से में आ गए। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि इसहाक़ डार साहब, क्या IMF से मुआहिदा न होना आपकी नाकामी है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। इसहाक़ डार ने नए बजट और IMF के हवाले से सवालों का जवाब देने से गुरेज किया। डार साहब, ये आपकी नाकामी है कि IMF के साथ अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए। डार साहब, आपको पहली मरतबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। जजमेंट दे दो तो फिर बाजी देख लो। सर, जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। बात करते हैं शहर कायद की। तो MKM का कराची के हालात पर इज़हार तशवीश पीपल्स पार्टी क़यादत से नाला है। मुत्तहिदा रहनुमा मोहम्मद हुसनैन कहते हैं कि शहर में स्ट्रीट क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने 2007 में 25 अरब रुपए की लागत का K4 मनसूबा विफाक को भेजा था। 17 साल से पीपल्स पार्टी ने मनसूबे को फुटबॉल बनाया हुआ है। ये लोग कभी इस मनसूबे को मुकम्मल नहीं होने देंगे। मनसूबा मुकम्मल होने के बाद K4 का मनसूबा अप्रूव करके वफाकी गवर्नमेंट को भेजा। 650 MGD का मनसूबा जो 3 मराइल पर मुश्तमिल था। 2007 में एक कतरे का इजाफा नहीं किया। जिस मुल्क का वजीर खारजा और सिंध पर 16 सालों से बराजमान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन ये अल्फाज अदा कर रहा, वो क्या मैसेज दे रहा है कि जी मेरे घर में भी टैंकर से पानी आता है, तो आपको तो जो ये पानी दिया जा रहा है, जितना भी दिया जा रहा है, ये तो बड़ा एहसान अजीम है इनका। आपका चेहरा आवाम के सामने लाएंगे और आपकी जो करप्शन है, लूट मारे, ज़मीनों पे जो कराची में कब्जे हैं और जो आपका सिस्टम चल रहा है अरबों रुपए सालाना की लूट मार का, वो भी हम आवाम के सामने रखेंगे। हमने खबर आपको दें, कराची में निगलेरिया से एक हफ्ते के दौरान 2 अफराद इंतकाल कर गए। इंतकाल करने वालों में एक खातून और एक मर्द शामिल हैं। डायरेक्टर हेल्थ कराची ने कहा है कि रवां बरस निगलेरिया से सिर्फ 2 अमवात हैं। शहरी पानी के टैंक में क्लोरीन मिलाकर इस्तेमाल करें। तो कराची में निगलेरिया से एक हफ्ते के दौरान 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं। डायरेक्टर हेल्थ कराची ने कहा है कि रवा बरस निगलेरिया से सिर्फ 2 अमवात हुई हैं। कुछ हिदायत भी जारी की गई हैं। ये कहा जा रहा है कि शहरियों को कि पानी के टैंक में क्लोरीन मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जाए। बात करते हैं अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस की। तो इमरान खान की दरख्वास्त पर जमानत पर समाअत 31 मई को होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की पेशी पर सर्कुलर जारी कर दिया है।
سرکلر کے مطابق القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت اسپیشل ڈویژن بینچ کرے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت دن 2 بجے ہوگی اور عمران خان کے کیسز کی سماعت کے دوران کورٹ روم میں داخلہ خصوصی پاسز پر ہوگا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت 31 مئی کو ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی پیشی پر سرکولر جاری کر دیا ہے۔ سرکولر کے مطابق القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت اسپیشل ڈویژن بینچ کرے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت دن 2 بجے ہوگی۔ عمران خان کے کیسز کی سماعت کے دوران کورٹ روم میں داخلہ خصوصی پاسز پر ہوگا۔ تو ابھی آپ کو بتائیں کہ عید قربان کی آمد سے قبل کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی عارضی مویشی منڈی سج چکی ہے۔ سپر ہائی وے پر لگائی جانے والی مویشی منڈی اب ناردرن بائی پاس پر منتقل ہو چکی ہے۔ شہری کن راستوں سے منڈی پہنچ سکتے ہیں، یہ تمام تر صورتحال ہمارے نمائندے ہمیں بتائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں رجب علی۔ رجب، آپ بتائیے گا کہ منڈی کہاں قائم کی گئی ہے اور سیکیورٹی کے کیسے انتظامات ہیں؟ سپر ہائی وے پر لگائی جانے والی عارضی مویشی منڈی جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کہلاتی ہے، اس کا جو ہے وہ مقام جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا سپر ہائی وے سے ناردرن بائی پاس کے قریب۔ ہم اس وقت اسی مقام پر موجود ہیں۔ ہمارے کیمرہ مین حامد راؤ جو ہے ہمارے ناظرین کو دکھائیں گے کہ سیکیورٹی کے جہاں یہاں انتظامات جو ہے اس وقت جو ہے وہ جو کافی اچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ رینجرز اور پولیس بھی موجود ہے۔ اس وقت یہ ہم مرکزی جو داخلے کا جو راستہ ہے، 2 راستے رکھے گئے ہیں۔ اس وقت ہم جس راستے پر موجود ہیں وہ راستہ جو ہے یہ ایم ڈی کٹ کا راستہ ہے، جبکہ دوسرا راستہ جو ہے موٹر سٹی کٹ کا ایک راستہ ہے جو کہ شہریوں کے داخلے کے لیے راستہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پر مویشی منڈی کے اطراف میں جو ہے وہ کچے کا علاقہ جو ہے وہ کچے کا یعنی غیر آباد علاقہ جو ہے وہ کافی بڑی مقدار میں زمینیں جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہیں اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تاہم پولیس کی جانب سے دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ منڈی میں ہر ممکن جو ہے وہ سیکیورٹی کے ہر ممکن انتظامات کیے گئے ہیں اور شہری خوف زدہ ہونے کے بجائے جو ہے وہ منڈی میں آ کر بآسانی خریداری کر سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ بات جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی کہ سیکیورٹی کے کس حد تک فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی ابھی آپ کو اہم خبر دیں، پنجاب انتخابات الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت ملتوی ہو چکی ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے دلائل دیے، سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے قوانین منظور ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے قوانین کا اطلاق جمعے سے ہو چکا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، اسی لیے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے قوانین کا اطلاق جمعے سے ہو چکا ہے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں۔ پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے جو سماعت تھی، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پنجاب انتخابات الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے قوانین منظور ہو چکے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے قوانین کا اطلاق جمعے سے ہوا ہے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے، اسی لیے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اصل ڈائریکٹر آرٹیکل 184(3) کے کیسز میں نظر ثانی کا قانون بنایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے نظر ثانی اختیار کو وسیع کیا گیا ہے۔ یہ ریمارکس بھی دیے گئے ہیں۔ مزید کیا ہوا جان لیتے ہیں، آسیہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسیہ کوثر، بتائیے گا درخواست پر سماعت اب ملتوی ہو چکی ہے، کیا وجہ بنی اس کی؟ جی بالکل، آج یہ بڑی مختصر سی سماعت جو ہے وہ نظر ثانی درخواست پر کی گئی اور چیف جسٹس ہمارے تبدیل کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ تھے اور انہی کے جو ہے وہ دوران سماعت شروع ہوئی اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ سب سے پہلے روسٹم پر پیش ہوئے اور اٹارنی جنرل کی جانب سے کچھ دلائل دیے گئے اور کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اٹارنی جنرل کی جانب سے اٹھائے گئے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے اصل دائرہ اختیار آرٹیکل 184(3) کے کیسز میں نظر ثانی کا قانون بنایا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے نظر ثانی اختیار کو وسیع جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جمعرات کو ایک اور کیس مقرر ہے، اس پر بھی ہدایت لے لیں اور یہ عدالت عدلیہ کی آزادی کے قانون کو لاگو کرتی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی بات کی گئی کہ سمجھتے ہیں کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے سینیٹ اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلیں۔ اور یہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاک فوج سے ہیں اور پاک فوج ہم سے ہے، تو اب
اس کے علاوہ چند دوست اور بھی وہ کریں گے. ایک دفعہ پھر ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹوٹلی اس سارے اس کو جتنا 9 مئی کو ہوا ہے, اور پاک فوج زندہ باد. میں جی جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے, ہم لوگ سب جو ہے نا سینیٹرز, ہم لوگ اس 9 مئی کے واقعوں کو کنڈیم کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اس لیے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے. جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا, اور میں ان عام آرمی آفیسرز اور ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ ان کا دکھ, ان کا غم, ان کا غصہ اس لیے شاید باقیوں سے زیادہ محسوس بھی کر سکوں کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ایک آرمی گھرانے سے ہے. میرے والد صاحب PMA میں, ملٹری کالج جیلم میں, برن ہال میں, وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ہیں, ان کے پرنسپل بھی رہے, اور پرابلی آج 2-3-4 کور کمانڈر ایسے بھی ہوں گے جو شاید ان کے شاگرد بھی ہوں گے. پچھلے کوئی 2-3 چیف آف آرمی سٹاف بھی ایسے تھے جو ان کے شاگرد تھے, تو ان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس کے علاوہ میری فیملی میں ایئر وائس چیف بھی رہ چکے ہیں, میرا 1 سالہ وہ شہید بھی ہو چکا ہے, تو مجھے پتہ ہے, فرسٹ ہینڈ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور جو لوگ اس میں سے گزرے ہیں جو انہیں کیا ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو PDM, جو پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ والے جو لوگ ہیں, وہ جس طریقے سے اپنے ٹسوے بہا رہے ہیں یا مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں, اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی افسوس ہے, ان کو بھی تکلیف ہے, تو میں یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر ان کو فوج سے بہت محبت ہوتی, ان کو ان شہیدوں سے بہت, ان کے لیے ان کے دل دکھتے, تو کبھی میمو گیٹ کا سکینڈل نہ ہوتا, کبھی ڈان لیکس نہ ہوتے, ہم کبھی JUI کے لیڈرشپ سے کور کمانڈر کے گھر کے محاصرے کی بات نہ سنتے, ہم کبھی آرمی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہ سنتے. ہم لوگوں نے ان لوگوں کے سارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آرمی کے بارے میں جو باتیں کرتے دیکھی ہیں, ہم کبھی نہ سنتے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, وہ ان کی ایک قسم کی منافقت ہے. وہ صرف ہمارے خلاف ایک وہ کر رہے ہیں, اور ان دی اینڈ آف دا ڈے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے پاکستانی ہم کسی قسم کی بھی انسٹالیشن, چاہے وہ پرائیویٹ ہو, چاہے آپ میں سے کسی کا گھر ہو, کسی قسم کا کوئی بھی, اگر آپ کے گھر کی 4 دیواری بھی گرا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ہم ہر چیز کو کنڈیم کرتے ہیں, اور اس قسم کی چیزوں کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک بہت اچھی سمت چلے گا, اور آپ اور ہم سب مل کے اس کی ایک اچھی بنیاد رکھتے ہوئے چلیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ایک اچھا ٹائم ضرور آئے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر سیمی ایس ڈی 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتی ہوں. جیسے کہ جناح ہاؤس کو جلایا گیا, پھر ہم نے دیکھا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی, اور اس سے شہیدوں کے جو تنصیبات ہیں ان کو جلایا گیا. تو یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کوئی کبھی یہ دیکھیں بھی, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ یہ ہوا ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا خود تعلق ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے ہے. میرے والد دوسرے جنگ عظیم میں برما کے محاذ پہ لڑے. 65 کی لڑائی میں میرے لوگ شہید ہوئے, وہاں پہ بریگیڈیئر حسن رشید شامی اس میں شامل ہیں, ان کو ہلال جرت ملا. پھر سیف اللہ لودھی شہید ہوئے, ان کو ستارہ جرت ملا. پھر 71 کی وار میں ظفر اکبر شہید ہوئے جو کہ جنرل اکبر کے بیٹے تھے, اور پھر جنرل اختر شہید ہوئے. یہ سب ہمارے شہداء ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے
لوگ جو ہے وہ غازی بھی بن کے واپس آئے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کا جو لہو ہے ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح سے اٹیک کرے ان کی انسٹالیشنز پہ۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ آج ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ اس کی تفتیش کی جائے اور اس کو قانون اور کانسٹیٹیوشن کے روح میں رہتے ہوئے اس کو جو لوگ اس پہ واقعے میں انوالوڈ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ وہ لوگ، وہ شہداء جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، جنہوں نے اپنا آج قربان کیا ہمارے کل کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کنڈیم نہ کریں؟ ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اگر ہماری فوج اس طرح سے سرحدوں کی محافظ نہ ہو، سرحدوں کی حفاظت نہ کرے تو ہم آج یہاں اس کھلی فضا میں نہ سانس لے رہے ہوتے۔ ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سینیٹر فلکناز چترالی، سب سے پہلے 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا ہے میں اس کو شدید میں مذمت کرتی ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، 9 مئی کا جو واقعہ